जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर दरभंगा के किलाघाट स्थित मदरसा हमीदिया पहुंचे, जहां वो अफ्तार पार्टी में शामिल हुए और मुस्लिम लोगों के साथ बैठ करके टोपी पहन करके अफ्तार करते हुए दिखे। वहीं एक साथ टोपी और तिलक साथ साथ दिख रही थी और प्रशांत किशोर इफ्तार भी कर रहे थे। इसकी तस्वीर आप देख रही है। पूरी तस्वीर दरभंगा जिला के किलाघाट स्थित मदरसा हमीदिया की है और यहाँ प्रशांत किशोर अपने समर्थक, अपने नेताओं के साथ इफ्तार कर रहे हैं। इफ्तार के उपरांत उन्होंने मीडिया से बातचीत भी किया। जब वो निकल रहे थे मदरसा हमीदिया के बाहर, तो मदरसा हमीदिया के कार्यालय में मदरसा हमीदिया के सेक्रेटरी मोहम्मद सिबगतुल्लाह उर्फ डब्बू खान समेत कई सदस्य से वो मिलने पहुंच गए कार्यालय में अचानक, जहां उनका स्वागत किया गया। मिथिला की परंपरा के अनुसार ही डब्बू खान ने उनका स्वागत किया, पाक गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया और जिस प्रकार से परंपरागत तरीके से अतिथि सत्कार होता है वो भी किया। अब चंद मिनटों कुछ बात वार्तालाप भी हुई। इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि मोहम्मद सिबगतुल्लाह अर्थात डब्बू खान इफ्तार पार्टी में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन जब वो अपने कार्यालय में बैठे हुए थे तो प्रशांत किशोर अचानक उनके कार्यालय में पहुंच गए और वहां उनसे भेंट वार्ता भी की। कुछ समय के लिए मुलाकात भी हुआ। अब प्रशांत किशोर के साथ साथ डब्बू खान भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को देखिए, तस्वीर कुछ अलग चीज बयां कर रही। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये तो नेता ही जाने या फिर वो जाने जिनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन अच्छी मुलाकात इसे मानी जा रही है कि यह मुलाकात अचानक प्रशांत किशोर उनके कार्यालय में पहुंचे, जबकि ये शेड्यूल प्रोग्राम से बाहर की बात है। क्या मौलाना प्रशांत किशोर हो जाएंगे? मैं तो रोज ही टोपी पहनता हूँ और जब भी किसी भी मुस्लिम गांव में परिवार में गया हूँ, और टोपी तो प्यार का, सद्भाव का और हौसला अफजाई का और इज्जत नवाजी का प्रतीक है। तो मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है। टोपी मैं कोई पहली बार थोड़ी ना पहन रहा हूँ। और इफ्तार भी मैं हर दिन करता हूँ। पहले लौरिया में जिस दिन गए वहाँ देवराज में इफ्तार हुआ, फिर इस चंपारण में गए तो वहाँ पर कल्याणपुर में इफ्तार हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर दरभंगा में हो रहा है। तो ये तो हर दिन का काम है। अभी जितने दिन रमजान का महीना चलेगा मेरे कार्यक्रम में शामिल है, मैं इफ्तार में जाता ही हूँ। अब अर्थशास्त्र का एक सवाल, जिस तरीके से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं बिहार की सरजमीन पे, पलायन मेन मुद्दा है आपका। जिस तरीके से हालिया दिनों में इन्वेस्टर भाग गए यहाँ से, अरबों खरबों रुपए का भारत को चूना लगा गए, उस स्थिति में क्या जब आपकी सरकार आएगी तो उन इन्वेस्टरों को बिहार की सरजमीन पर आकर्षित कर पाएंगे आप? देखिए, बिहार के भविष्य को सुधारने के लिए बाहर से इन्वेस्टर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले सबसे पहले यहाँ का जो पैसा है उसको बाहर जाने से रोकने की ज़रूरत है। और जो बात हम लोग बता रहे हैं, 5 बातें कि बिहार में 15 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अच्छी तालीम के बगैर व्यवस्था पर बोझ न बने। तो सबसे पहला काम जो हम लोग बता रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। और जब तक वो शिक्षा व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक हर शहरी को ये हक होगा कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे और उसका फीस सरकार भरेगी। हर्जाने के तौर पे एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर सरकार की जिम्मेवारी है अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना और हम सरकार में हैं और अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं बन पाई है तो शहरी को ये हक है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे और उसका फीस सरकार भरेगी। और ये RTE के कानून में है। मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं, RTE के कानून में है कि अगर सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कानूनन उनको बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था करनी है। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया का पूंजी यहाँ से बाहर जा रहा है, उसको रोककर, पूंजी के पलायन को रोककर यहाँ पर श्रम के पलायन को रोका जाएगा। 1 साल के अंदर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नवंबर में सरकार यहाँ बनेगी। 1 साल के अंदर किसी भी नवयुवक को, किसी के बच्चे को, किसी के पति को 10-15 हज़ार रुपये के मजदूरी के लिए बाहर पलायन करके नहीं जाना पड़ेगा। तीसरी बात जो हम लोग बता रहे हैं कि हर परिवार में लोग रोजी रोजगार कर सके, इसके लिए कर्ज की व्यवस्था, सरकारी गारंटी पर कर्ज की व्यवस्था सिर्फ 4 रुपये ब्याज पर। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गरीब आदमी के पास गारंटी में देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सरकारी गारंटी पर
हर परिवार में लोग कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सकें, इसके लिए 4% ब्याज पर उनको लोन मिले ताकि हर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो सके। दो और बातें जो हम लोग बता रहे हैं कि 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपये का पेंशन जरूर दिया जाए। और अंतिम बात कि जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, खेती किसानी को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि मनरेगा के मजदूर किसानों को, खेती करने वालों को मुफ्त में मिले ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो। एक आखिरी सवाल, एक मिनट, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक थिंक टैंक बनाया है ब्यूरोक्रेट्स का, शिक्षाविदों का, बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स प्रशांत किशोर से जुड़े हैं, इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में बिहार को क्या मिलने वाला है? देखिए, सिर्फ आप कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हमारे साथ अगल बगल दिखते हैं, इसके अलावा सैकड़ों लोग पूरी दुनिया से, मैं आपको बता दूं 38 देश में जो बिहार के लोग रह रहे हैं, बिहार के ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, वो लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं। और हर व्यक्ति अपनी समझ से अपना योगदान कर रहा है कि कल होकर जनसुराज की व्यवस्था जब बने, एक तो है कि बने, और बनने के बाद यहाँ शिक्षा कैसे सुधारी जाए, यहाँ के बाढ़ की समस्या को कैसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। बिहार भी अगले 10 वर्ष में देश के 10 विकसित राज्यों में इसका शुमार हो, इसी लक्ष्य को लेकर बिहार के लोग, बिहार में रहने वाले और उससे भी ज़्यादा जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, मैं मिडिल ईस्ट के इतने मुस्लिम भाई जुड़े हुए हैं जो ये चाहते हैं, जो सिवान के हैं, जो छपरा के हैं, जो सीमांचल के हैं और अच्छी जगह पर हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, वो उनके मन में ये जगह है कि भाई पहली बार बिहार में कुछ ऐसा सकारात्मक प्रयास हो रहा है। हम लोग तो हमेशा से चाहते थे कि बिहार में अगर कोई विकल्प हो तो वो उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसका निश्चित तौर पर बिहार के अच्छी सोच रखने वाले लोग अगर जुड़ेंगे तो चाहे वो बिहार के अंदर से जुड़े या बिहार के बाहर से, बिहार को और बिहार के लोगों को उसका फ़ायदा तो होगा ही। सर, आज सुबह से आप दरभंगा में हैं, पूरा दरभंगा आपने भ्रमण किया, कई लोगों से मिला, कैसा लगा दरभंगा? कैसा लग रहा है दरभंगा की जनता का प्रेम? क्या महसूस कर रहे हैं? क्या महसूस क्या करना है? मैं दरभंगा में 1 महीने से ज़्यादा पैदल चला हूँ और आज अगर कुछ घंटे के लिए आया हूँ तो मेरे लिए दरभंगा नया नहीं है। क्योंकि दल बनने के बाद पहली बार आया हूँ तो बहुत सारे साथी जो दल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे मिलने का अवसर मिल रहा है, उनके जरिए कुछ जनता से भी मिलने का अवसर मिल रहा है। सर, यहाँ पर अफ्तार पार्टी रखी गई थी जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, वहाँ पर किसी वजह से आप समय से लेट आए, काफ़ी लोगों को नाराज़गी हो गई, लोगों को लग रहा था प्रशांत जी अफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए। नहीं है, मैं रोज़ शामिल होता हूँ, मतलब रमज़ान जब से शुरू हुआ है हर दिन आप जाकर वीडियो देख लीजिए, हर दिन मैं कहीं ना कहीं इफ्तार में शामिल होता हूँ। लेकिन अभी जाम लगा हुआ है, दरभंगा की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। हमारे साथ दरभंगा के 2 साथी बैठे हुए थे गाड़ी में, हम लोग तो वहाँ से सभा से भागते हुए निकले हैं, लेकिन जब जाम लगा हुआ है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से सीधे यही आए। सर, आ जाते हैं मेन सवाल पे, ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, आपने बात की शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, लेकिन जाम भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर आपने कभी बात? भाई, जाम इसलिए है कि शहरों का विकास जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरह से शहर की प्लानिंग होनी चाहिए वैसे नहीं हुई है। ट्रैफिक तो एक उसका छोटा सा सिम्टम है, वो डिजीज़ नहीं है। डिजीज़ ये है कि यहाँ सड़कें नहीं हैं, शहर की प्लानिंग नहीं है। कोई भी शहर, यहाँ बिहार में सब शहर का यही दशा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।